फैक्ट नंबर 1, 2020 में हुई एक घटना ने ब्राजील के मरीन बायोलॉजिस्ट को हिलाकर रख दिया जब उन्हें ये पता चला कि ब्राजील के अमेज़न जंगल में अमेज़न रिवर के पास एक डेड बेबी वेल को डिस्कवर किया गया है। अमेज़न जंगल के बीचों बीच इस बेबी वेल का मिलना एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना थी और आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि ये बेबी वेल उस जंगल में कहां से और कैसे आई। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वेल का अमेज़न फॉरेस्ट में मिलने के पीछे ये दो थ्योरीज हो सकती है। सबसे पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ लोग ये मानते हैं कि वो बेबी वेल समुद्र से अमेज़न रिवर के तेज बहाव की वजह से वहां तक पहुंची और दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का ये मानना है कि उस बेबी वेल की डेथ तो समुद्र के किनारे ही हो गई थी और कुछ लोग उस बेबी वेल को समुद्र के किनारे से उस जंगल तक लेकर आए। बट स्टिल आज तक इस वेल का अमेज़न फॉरेस्ट में पाया जाना एक मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 2, पहले आप इन इमेजेस को ध्यान से देखो। ये जितनी भी इमेजेस आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखी, इन सभी आर्ट वर्क के बारे में जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी क्योंकि ये सभी पेंटिंग किसी प्रोफेशनल पेंटर्स के द्वारा नहीं बल्कि ऐसे लोगों के द्वारा बनाई गई है जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है और मेंटली अनस्टेबल है और डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिक्स ये एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है और जो भी व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है वो लाउड नॉइसेस और विस्पर्स को सुनने के साथ और रैंडम फेसेस को देखने का दावा करता है। स्किज़ोफ्रेनिक्स से गुजर रहे व्यक्ति के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग उनकी थेरेपी का ही एक पार्ट होता है जिसमें वो आर्ट वर्क की मदद से ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनको इस मेंटल कंडीशन को फेस करते हुए एग्जैक्टली कैसा फील हो रहा है और इनकी फीलिंग बहुत ही हॉरेबल होती है जैसा कि आप इन पेंटिंग्स में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3, हम इंसानों का शरीर दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ आवर बॉडी और इसी कारण से हमारी बॉडी फुल्ली सिमेट्रिकल नहीं होती है। बॉडी के लेफ्ट और राइट पार्ट में थोड़ी सी असिमेट्री होती है और दैट इज द रीजन हम अपनी बॉडी के लेफ्ट और राइट पार्ट को एक ही वे में एट अ टाइम यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने लेफ्ट और राइट दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए। ऐसे लोगों को एम्बिडेक्स्ट्रस कहा जाता है। अगर कोई इंसान प्रैक्टिस से अपने दोनों हाथों से लिखना सीखता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो लोग नेचुरली एम्बिडेक्स्ट्रस होते हैं उन लोगों को डेवलपमेंट कंडीशन जैसे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को फेस करना पड़ता है। यानी कि किसी इंसान की दोनों हाथों को यूज करने की एबिलिटी उस इंसान की डेवलपमेंट में रिस्क पैदा कर सकती है। फैक्ट नंबर 4, साइबरनेटिक ऑगमेंटेशन। साइबरनेटिक साइंस की एक ब्रांच है जो कि हमें मशीन्स और लिविंग थिंग्स में कम्युनिकेशंस एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को समझने में हमारी मदद करती है और साइबरनेटिक ऑगमेंटेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में प्रोग्रेस। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा की गई एक रिसर्च में ये पता चला है कि इंसानी दिमाग एक एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट को सपोर्ट कर सकता है। यानी कि हम इंसान अपने किसी भी एक हाथ में 4 उंगलियों और एक थंब के साथ में एक एक्स्ट्रा रोबोटिक थंब को भी यूज कर सकते हैं और हमारा ब्रेन फुल्ली कैपेबल होगा उस रोबोटिक थंब के फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए। यानी कि वो एक्स्ट्रा थंब हमारे ब्रेन से कम्युनिकेट कर पाएगा टू परफॉर्म द एक्शंस लाइक अदर बॉडी पार्ट्स। लेकिन वैज्ञानिकों का एक्स्ट्रा रोबोटिक थंब को यूज करने पर यह भी कहना है कि थर्ड थंब कैन चेंज द वे योर हैंड इज रिप्रेजेंटेड इन योर ब्रेन। फैक्ट नंबर 5, ट्रस्ट मी, ये जो कार्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये सभी कार्स सेम साइज की है। यकीन नहीं हो रहा है ना? अब जरा इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो। इस इमेज में ये जो 2 येलो लाइंस आप देख पा रहे हो ये दोनों भी सेम साइज की है, लेकिन ये भी आपको सेम साइज की नहीं लग रही होंगी। आप इन सेम साइज की लाइंस और कार्स को छोटा और बड़ा देख पा रहे हो। इसमें आपकी नहीं बल्कि आपके दिमाग की गलती है। एक्चुअली हमारा ब्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को उसके बैकग्राउंड के बेस पर जज करता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसके पीछे क्या है। जैसा कि इस इमेज में और इस लाइन के बैकग्राउंड को देखो, जिस लाइन का बैकग्राउंड छोटा है वो आपको बड़ी नजर आ रही है और जिस लाइन का बैकग्राउंड बड़ा है वो आपको छोटी नजर आ रही है। एक्चुअली ये एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे पोन्जो इल्यूजन के नाम से भी जाना जाता है और इस इल्यूजन को फर्स्ट टाइम इटालियन साइकोलॉजिस्ट मारियो पोन्जो ने सन 1911 में डेमोस्ट्रेट किया था।
फैक्ट नंबर 6, आई एम श्योर कि आपने इस पेंटिंग को कभी ना कभी और कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। इस पेंटिंग को इटालियन आर्टिस्ट माइकल एंजेलियो के द्वारा बनाया गया था। माइकल एंजेलियो ने इस पेंटिंग को बाइबल से इंस्पायर होकर बनाया था, जो कि गॉड के द्वारा फर्स्ट मैन द एडम की क्रिएशन को शो करती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इस पिक्चर में गॉड और एडम की फिंगर टच क्यों नहीं करती है? इस पेंटिंग के अकॉर्डिंग इंसान की इमेज का रिफ्लेक्शन गॉड की मिरर इमेज के रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब ये है कि भगवान मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते तो हैं, पर इंसान कभी भी भगवान के बराबर नहीं होते हैं। और यही रीजन है कि इस पेंटिंग में एडम और गॉड की फिंगर टच नहीं करती है। हम भगवान के मिरर रिफ्लेक्शन होते तो हैं, पर हम उनके लेवल के नहीं होते हैं, हम उनकी कभी बराबरी नहीं कर सकते। और यही इस इमेज में दिखाया गया है, इस पिक्चर में, इस पेंटिंग में दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप लोगों को पता है कि हमारा मूड और हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो होता है ना, वो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। और क्या आप लोग जानते हो कि इसी इन्वायरमेंट में मौजूदा कलर्स आपके माइंड की स्टेट और आपके मूड को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। 1981 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें मैन और वुमेन दोनों को ही डिफरेंट कलर्स दिखाए गए और ये स्टडी किया गया कि डिफरेंट कलर्स को देखने पर हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे ब्रेन और हार्ट रेट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और किस तरह से डिफरेंट कलर्स हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। और आप लोगों को ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि डिफरेंट कलर्स हम इंसानों के इमोशंस को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ है जापान रेलवे स्टेशन पर किया गया ये चेंज। जापान की रेलवे कंपनीज ने रेलवे स्टेशन पर लोगों के द्वारा किए जाने वाले सुसाइड रेट को कम करने के लिए रेलवे स्टेशन की लाइट्स को ब्लू एलईडी लाइट से चेंज कर दिया, जिसके चलते जापान में रेलवे स्टेशंस का सुसाइड रेट 74% तक कम हो गया। दिस वाज रियली अमेजिंग कि किस तरीके से एक डिफरेंट कलर आपके इमोशंस को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। फैक्ट नंबर 8, ये जो बॉल की इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये एक बॉल ऑफ मड यानी कि मिट्टी से बनाई गई बॉल है। जापान की एक बहुत ही फेमस और प्राचीन कला जिसका नाम डोरो डैंगो है, जिसे द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग डट भी कहा जाता है। और डोरो डैंगो में ये जो डोरो वर्ड है ना, इसका हिंदी मीनिंग होता है मट्टी। जापान की इस एशियंट आर्ट में मट्टी और पानी को हाथों से मिक्स कर उसे एक स्पेरिकल शेप दी जाती है और इस स्पेरिकल शेप को तब तक पॉलिश किया जाता है जब तक ये ऐसे चमकदार बॉल में ना बदल जाए। जापान का ये एशियंट आर्ट आपको देखने और सुनने में बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जापान में इस एशियंट आर्ट का बहुत ही डीप मीनिंग होता है और वो ये है कि यूजलेस मटेरियल को एक वैल्यूएबल आर्ट वर्क में कन्वर्ट करना, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है। फैक्ट नंबर 9, आप लोगों ने बुक्स की लाइब्रेरी के बारे में तो सुना ही होगा और देखा भी होगा, पर क्या आप लोगों ने कभी ह्यूमन लाइब्रेरी के बारे में सुना है? यानी कि एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें आपको आपके सवालों का जवाब किताबों से नहीं बल्कि ह्यूमन एज अ लिविंग बुक से मिलता है। द ह्यूमन लाइब्रेरी ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहली बार सन 2000 में कोपेनहेगन डेनमार्क में स्टार्ट की गई थी, जिसका मेन मोटिवेशन ये था कि आपको उन लोगों से मिलकर अपने सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करना जिनसे आप आमतौर पर नहीं मिल पाते हो। फैक्ट नंबर 10, हमारे अर्थ पर ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जिन्होंने बच्चों के फेवर में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि बच्चों को डांटना और मारना ऐसी कंट्रीज में सीरियस चाइल्ड अब्यूज माना जाता है और इन कंट्रीज की अथॉरिटी भी बच्चों और पेरेंट्स के बीच की इन सिचुएशंस को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और क्या आप लोग जानते हो कि आइसलैंड जैसी कंट्री में तो बच्चों को ये तक बोलना इलीगल है कि सो जा वरना ये वाला भूत आ जाएगा, या खाना खा ले वरना तुझे इस भूत को खिला देंगे। मतलब कि पेरेंट्स के द्वारा मारना तो दूर, आइसलैंड में बच्चों को स्कैरी स्टोरी सुनाना तक इलीगल माना जाता है। फैक्ट नंबर 11, एग्वानस ये एक रेप्टाइल है और इस रेप्टाइल का प्रेडिएटर यानी कि शिकारी शार्क्स होती हैं। यानी कि एग्वानस जब भी पानी में होते हैं तो इन्हें सबसे ज्यादा शार्क से खतरा होता है, क्योंकि शार्क्स एग्वानस की हार्ट बीट्स को 13 फीट दूर से भी सुन लेते हैं। और ये जो एग्वानस होते हैं ना, ये शार्क से बचने के लिए 45 मिनट से भी ज्यादा समय तक के लिए अपने हार्ट को रोक सकते हैं, सांसों को नहीं, अपने हार्ट को, वो भी 45 मिनट से ज्यादा।
फैक्ट नंबर 12, क्या आप लोगों को पता है कि 90s से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए प्रेगनेंसी किट्स नहीं हुआ करती थी। और 90s के टाइम पर अगर कोई भी वुमेन ये जानना चाहती हो कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, तो उस वुमेन का यूरिन एक इमेच्योर माउस में इंजेक्ट किया जाता था, जस्ट ये देखने के लिए कि वो लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर आफ्टर द इंजेक्शन माउस में किसी भी तरह का रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाता था, तो इसका मतलब ये होता था कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। और अगर आफ्टर इंजेक्शन माउस में किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होता था, तो इसका मतलब ये होता था कि वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। दिस इज़ हाउ कि 90s से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किए जाते थे। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।